अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का फैसला किया है। पहले 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दिया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने भी इस्तीफ़ा दिया और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नुमाइंदा JNU अवैस यूसुफजई के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफ़त और जस्टिस एजाज इसहाक ने 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और चारों जजेस ने दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पटिशन दायर नहीं हुई है। इसके अलावा वफाकी आईनी अदालत में भी जजेस की जानिब से 27वीं तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई है। अदलिया के अंदर से 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत सामने आ रही है। इस हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस के मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पज़ीराई हासिल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के ज़राए ने बताया कि मुस्ताफ़ी जजेस के खतूत और 27वीं आईनी तरमीम से पार्लियामेंट को रोकने के लिए इदारा जाती रद्दअमल के हवाले से बुलाई गई फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जजेस शरीक हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के 23 जजेस में से 2 साबिक जज मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस बाकिर नजफ़ी वफाकी आईनी अदालत के जज नामजद हो चुके थे। वो फुल कोर्ट मीटिंग में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसरत हिलाली ज़ाती मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग चीफ जस्टिस जस्टिस जाय आफरीदी के चैम्बर में हुई। मीटिंग शुरू होते ही कई जज साहिबान ने कहा कि आज का दिन बहुत अफसोसनाक है कि हमारे 2 जज मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अदलिया को अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इस पर इजलास में मौजूद एक जज साहब ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा इख्तियार है जिसको इस्तेमाल करते हुए कहा जाए कि पार्लियामेंट जिसका काम आइन और कानून साजी करना है उसे ये इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। ज़राए के मुताबिक कुछ जज साहिबान ने फुल कोर्ट की जानिब से हुकूमत को ख़त लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जज साहिबान को भी ख़त लिखने के बजाय मुझसे मिलकर बात करनी चाहिए थी। मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। मैं खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझता। अलबत्ता अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है जो अदालत इस्तेमाल कर सकती है। इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है? इस जवाब पर भी अक्सरियती जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जारी रखा और इदारा जाती रद्दअमल पर इसरार किया। ज़राए के मुताबिक अक्सरियत के इस इसरार पर कि एक सीनियर जज ने फुल कोर्ट इजलास में तजवीज़ दी कि आइनी और कानूनी तरीक़ेकार के अलावा इदारा जाती रद्दअमल का फिर एक ही तरीक़ेकार है और वो ये कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। ज़राए के मुताबिक सीनियर तरीन जज की इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने के हवाले से तजवीज़ से इख्तिलाफ़ किया, जिस पर इस हंगामा खेज़ इजलास का इख्तिताम हो गया। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की एक और ख़बर के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को होंगे। जुडिशल कमीशन की जानिब से तीनों इजलासों का एजेंडा जारी कर दिया गया है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी भी दी जाएगी। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए सरूप एजाज का नाम भिजवाया है। एलामिया के मुताबिक मेंबर जुडिशल कमीशन की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(1)(2) के तहत होगी। अदलिया से मुखालफत सामने आ रही है मगर हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में दलाइल दे रही है। आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फ़ैसला कहता है कि 17 गैर मुंतखब जज साहिबान 22 करोड़ आवाम की मुंतखब पार्लियामेंट से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले में भी लिखी गई, जस्टिस नासरुल जस्टिस आकिब निसार ने उस वक्त लिखा 22 करोड़ लोगों की जो मुंतखब पार्लियामेंट है, 17 गैर मुंतखब जज साहिबान जो हैं वो उस पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और उस पार्लियामान से ज़्यादा बाइख्तियार नहीं हो सकते और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान का इख्तियार है, रहा है और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रहेगा। हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकारों मुनीब फ़ारूक और उमर चीमा से। मुनीब साहब, 27वीं तरमीम तो हो गई लेकिन उसके बाद उससे होने वाले असरात एक एक करके सामने आ रहे हैं। 2 सीनियर जजेस ने इस्तीफ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट के, फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक इस्तीफ़ा आया। उस पर हुकूमत ने अपना बयान दे दिया कि ये जजेस सियासी हो चुके थे और फिर हुकूमत आगे चल दी। लेकिन अब 4 जजेस और ऐसे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पिटिशन कर रहे हैं
तो क्या ये रद्द-ए-अमल आता रहेगा हुकूमती इक़दामात का जो अदलिया के ढांचे में तब्दीली की गई है उसके नतीजे में, और किस हद तक संगीन होता नजर आ रहा है आपको ये? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, ये रद्द-ए-अमल तो आएगा, वो इसलिए क्योंकि एक नया सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है पाकिस्तान की अदलिया के अंदर। ऑब्वियसली ये एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की जो जुडिशल हिरार्की है या जुडिशल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अब एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एग्जिस्ट करता है। को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन पाकिस्तान की एग्जेक्टिव ने और पाकिस्तान के लेजिस्लेचर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल तो किया है। अब ये डिबेट हो सकती है कि वो कितना जायज़ इस्तेमाल है या कितना वेल प्लेस्ड इस्तेमाल है, लेकिन बहरहाल उसको ठीक ठाक उन्होंने एक्सरसाइज भी किया है और उसको अहमियत भी दी है। अब यहाँ इशू ये आता है कि जो कुछ हमारे सामने है इस वक्त, उसमें जो अभी तक रिएक्शन आया है, हुकूमत का तो जवाब यही होगा कि ये जज साहिबान सियासी थे, और इस बात में बसद एहतराम कोई इतना ज्यादा एग्जैजरेशन भी नहीं है। हमारे मुल्क में जुडिशल पोलराइजेशन तो अपने अरूज पर थी, और यही डिबेट होती थी कि आधे जज साहिबान मोहब्बत इमरान खान साहब में गिरफ्तार हो चुके हैं और दीगर जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की नजर हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के बार रूम्स में गुफ्तगू होती थी और इस पे कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। अब यहाँ जो तैयारी है हुकूमत की, मैं उसके हवाले से आपको बता सकता हूँ कि ना सिर्फ ये कि इनके पास कोई मेंटल लिस्ट, बल्कि फिजिकल लिस्ट मौजूद है कि अगर जजेस, एक जज या 2 जज या 10 जज जाते हैं, तो इन्होंने तैयारी पूरी रखी हुई है कि उन जगहों को पुर करने के लिए इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस या कैंडिडेट्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो नीचे से ही जाहिर बात है लोग एलिवेट होते हैं नीचे की अदालतों से। हाई कोर्ट्स के अंदर अगर कोई इस्तीफे मजीद आते हैं तो उसके लिए भी वकला की एलिवेशन की एक लिस्ट मौजूद है कि जहां पर ये सब कुछ किया जाएगा। सो गवर्नमेंट तो तैयार है, बट जिसे हम कहते हैं कि ये एक मोमेंटम बनना इन इस्तीफों की नतीजे में या कोई तहरीक का जन्म लेना, वो इसलिए जरा मुश्किल नजर आता है क्योंकि जो पाकिस्तान में जो बार एसोसिएशन हैं उनमें वो यकसुई नहीं है जो एक जमाने में कभी थी, या इफ्तिखार चौधरी साहब का जब वक्त था तो उस वक्त वो थी। आज बार काउंसिल्स काफी डिवाइडेड हैं। जज साहिबान के हवाले से रिजर्वेशंस बहुत हैं बहुत से वकला को, लिहाजा एक मोहतात से अंदाजे से हम ये कह सकते हैं कि छोटी मोटी तो सिचुएशन कोई डेवलप हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा एहतजाज या बहुत बड़ी तहरीक वो कम अज कम आज की तारीख में तो हमें नजर नहीं आ रही। तो उमर साहब, जो हुकूमत ने इक़दाम किए वो इस दावे की बुनियाद पर थे कि अदालती निज़ाम में और जजेस के तरीक़ाकार में जो खराबी हैं उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है। अब इसके रद्दमल में जो कुछ हो रहा है, जिस पर मुनीब साहब कह रहे हैं कि रद्दमल तो आएगा, क्या इसमें से कोई भी कदम जजेस की जानिब से उठाया जाए, वकला तंजीमों की जानिब से या बार्स की जानिब से, वो क्या हुकूमत के लिए कोई धचके का सबब बन सकता है, या जो असल काम हुकूमत करना चाहती थी आईनी तरमीम के ज़रिए से वो हो चुका है, उसके अलावा कोई इतनी बड़ी उसके खिलाफ मज़ामत नहीं हो सकेगी? जुनैद, जिस तरह मुनीब ने पहले बात की कि ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा इस पे कोई रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है, कोई मुज़ामत की ज्यादा तवक्को नहीं की जा सकती। ओवरऑल सिस्टम जो है या तमाम स्ट्रक्चर जो है इट्स ऑलरेडी वेल मैनेज्ड। जो बार्स हैं, बार एसोसिएशन आमतौर पे इस पे एक लीड रोल लेती हैं। जजेस जो हैं वो तो आके कोई सड़कों पर नहीं आ सकते, तो बार एसोसिएशन जो है वो मोस्टली या इस हद तक गवर्नमेंट के साथ जरूर हैं कि यानी कि उनके मुखालिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एसोसिएशंस हैं वो हुकूमत को कोई एक टफ टाइम नहीं दे सकती। जहां तक जजेस का मामला है, मेरा ख्याल है कि ये जो जजेस हैं जिनका अभी जिक्र हो रहा है, कई जजेस ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी भी अदलिया में जो भी जजेस आए हुए थे, कोई इस टाइम की तवक्को नहीं रख रहा था। उनके ख्याल में वो अभी तक 26वीं तरमीम के शौक से नहीं निकल रहे थे और उस दौरान एक 27वीं तरमीम आ गई, तो वो इस तरह की तवक्को नहीं रखते थे और वो ये तवक्को रख के अदलिया में भी नहीं आए थे। यानी कि उन्होंने सोचा हुआ था कि अदलिया बड़ी पावरफुल है, हमारे पास बहुत ज्यादा इख्तियार होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो चाहे अदलिया हो या वो मुकन्ना हो या कोई एग्जेक्टिव ब्रांच हो या इवन जर्नलिस्ट हो, हर एक बंदा अपनी पावर के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतना वो फील नहीं करते।
अब जो जिन जजेस की हम बात कर रहे हैं, और भी लोग जो हैं वो, और भी जजेस जो हैं वो एक स्टेट ऑफ शॉक में हैं, लेकिन चूंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा वोकल थे। अच्छा, उन पर एक तरह से प्रेशर भी है, अवाम की तरफ से सोशल प्रेशर भी है कि अगर वो इस स्टेप से जिधर तक वो आ चुके हैं, अगर इधर से नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते, तो फिर जो है लोग कहते हैं जी कि अब तो आप खामोश हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी तवक्को रख रहे हैं कि उनकी पिटीशन जो है एंटरटेन होगी। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने पिटीशन को, उनके पार्ट पे मुजाहमत का यही तरीका हो सकता है, और उनके पार्ट पे ये चीजें पिटीशन के एंटरटेन होने से ज्यादा एक चीजों को रिकॉर्ड पर लाना मकसूद है, जो कि वो रिकॉर्ड पर ले आए हैं। वो बेशक उनकी पिटीशन जो है वो मुस्तरद हो जाती है, वापस भेज दी जाती है, ये बाद की बातें हैं। और ओवरऑल पहले आप देख लें कि जुडिशरी बहुत एक स्ट्रांग पोजीशन में आ चुकी थी उस टाइम। हुकूमत जो है वो, एक कोई भी हुकूमत होती थी उसकी कैफियत बड़ी बेयकीनी किस्म की होती थी। जी। अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ गई है। अब ये इसको स्ट्रेंथ रास आती है, ताकत रास आती है, या कि ये आगे दूसरों के साथ गैर जरूरी छेड़छाड़ करेगी। मुझे ये लगता है कि ये दूसरे वाला ऑप्शन जो है ना वही होगा। जिसके पास ताकत आती है ना, या किसी के पास ज़र्फ होता है या किसी के पास ताकत होती है, बहुत कम लोग देखे हैं कि जिनके पास दोनों चीजें एक टाइम पर होती हैं। उमर साहब, आपको लगता है कि और इस्तीफे आ सकते हैं अदलिया से? हाँ, कोई मेरे ख्याल है कि कई लोग होंगे जो तैयार होंगे, लेकिन वही है कि उन्होंने जो अपनी को फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे, कोई इसी तरह के मामला कि पेंशन कब मिलेगी, कोई गाड़ी है, जिस तरह अंसार भाई साहब की भी स्टोरी थी कि कोई 3-4 जजेस ने इसके बारे में अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछा। तो यानी कि उधर से भी यही तासर मिलता है कि वो अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कई जगह पर तो लोग ज्यादा स्पॉटलाइट में उनका पता चल जाता है, कई जगह पर नहीं है। और कई ऐसे भी हैं, यानी कि मुझे ये लगता है कि जो लोग, एक जो मेजर आपको जेहन में रखनी चाहिए, एक निशानी जो जेहन में रखनी चाहिए कि कौन से लोग जा सकते हैं, ज्यादातर वो लोग जाएंगे कि जिन्होंने एक बड़ा क्लियर स्टैंड लिया हुआ था और बहुत ज्यादा वोकल थे। जिन्होंने नहीं लिया हुआ था, वो चाहे इस पे रिजेंटेड भी फील करें, उन्हें इस चीज पे दुख भी हो, लेकिन वो अपनी नौकरी करते रहें। मुनीब साहब, आप कानून के तालिब इल्म भी रहे हैं, उसमें भी महारत आपको हासिल है। आपको कहीं लगता है कि हुकूमत ने जो इक़दाम किए, आइन में तब्दीली के ज़रिए से अदालती ढांचे में तब्दीली के मकासद हासिल किए, नई आइनी अदालत कायम कर दी, जजेस के ट्रांसफ़र, उनकी तैनाती के तरीक़ेकार में बहुत सारी तब्दीलियाँ ले आए, अपने पास कंट्रोल ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की, जिसके वो कहते हैं कि आइनी तरमीम के ज़रिए से की गई है, पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि ये तब्दीलियाँ कर सके। क्या ये खदशा आपके जहन में पैदा होता है कि इन तब्दीलियों से जो हुकूमत का दावा है कि वो खराबियां तो दुरुस्त हो सकेंगी, लेकिन मुस्तकबिल में ये खतरा मौजूद हो सकता है कि जब कोई भी हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करे तो फिर उसके खिलाफ अदलिया कोई इकदाम नहीं कर सकेगी, जैसा कि माजी में हुआ, 2022 में हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से गैर कानूनी इकदाम किए गए थे। तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बली को तोड़ना, इलेक्शंस का ऐलान करना, वो सब अदलिया ने ही उसको रिवर्स किया था। क्या ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि वो इम्कान भी खत्म ही हो जाएगा फिर मुस्तकबिल में? जुनैद साहब, ये बड़ा वाइटल पॉइंट है आपका, लेकिन मसला ये है कि हम यहाँ पर बहुत सी मसलहतों का शिकार भी होते हैं और हैं भी। इवन आपसे गुफ्तगू करते हुए शायद जो असल चीज़ है उसके बारे में मैं या उमर चीमा साहब उसको एग्जैक्टली उस तरह से ना सोलिसिट कर सकें, जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन ना कर सके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की। देखिए, अगर एक मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो ये तरमीम जो कि की गई है, ये इससे मुझे मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ना ही ये जमहूरियत की बालादस्ती के लिए है, ना ही ये आइन की बालादस्ती के लिए है, ये निज़ाम की बालादस्ती के लिए ज़रूर है। जहाँ तक रह गई बात कि हाँ, पाकिस्तान की अदलिया जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो ये कि काबू से बाहर हो चुके थे और इन्होंने सियासत करनी शुरू कर दी थी, और इनको काबू में करना या इनको दुरुस्त समत में करना एक ठीक फैसला था, और ये इट वाज अबाउट टाइम कि ये किया जाए। अब क्या ये बात सिरे से गलत है? नहीं, ये बात सिरे से गलत नहीं है। हमारे मुल्क में अदलिया ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जहां सिचुएशन काबू से बाहर थी, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन पार्लियामान की जानिब से आया, क्या वो गैर आईनी है? नहीं, पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड था वो मुझे उसके ऊपर जरूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरीके से किया गया,
जो किया गया और फिर जिस तरीके से किया गया, देखिए आमतौर पर इस तरह की जो तरामीम है उनमें डिलिब्रेशंस होती हैं महीनों पर मुही, और जब आप इतने बड़ा, एक मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, एक नई चीज ला रहे हैं, तो आपको हर जगह से कम राय या ओपिनियंस लेने होते हैं, गुफ्तगू करनी होती है। लेकिन जितना हरिडली हुकूमत ने ये किया है उससे जरूर इस बात के ऊपर मोहर सख्त होती है कि इसका होना, इसी महीने के अंदर होना, एक खास तारीख से पहले होना हुकूमत को मकसूद था, इसीलिए सब कुछ किया गया। लिहाजा ये जो एलिमेंट, जो सवाल है कि जी जब एग्जेक्टिव का जो इख्तियार है या उसकी जो उसका जो एक्शन है, ये तो कॉन्सेप्ट है कानून का कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन अगर आप जुडिशियल रिव्यू के अंदर बैठे हुए जजेस की जो नौकरियां हैं उनको आप तब्दील कर देंगे इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए, जैसे सरकार के मुलाजम होते हैं ऐसे ही जज साहिबान होंगे बसद एहतराम, तो फिर आप कितनी ट्रांसपेरेंसी और कितनी अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उमर साहब, अब ये जो अदालती इस्लाहात थी, अदालती निज़ाम में तब्दीलियाँ, मुसल्लह अफवाज के सरबराही ओहदों से मुतालिक तब्दीलियाँ, वो तो हो चुकी। अब सियासी इंतज़ामी ढांचा मुल्क को चलाने के लिए उसमें भी तब्दीली का क्या फैसला हो चुका है? 18वीं तरमीम के नतीजे में होने वाली तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्या उस पर फैसला हो चुका है? काम तो हमें नज़र आ रहा है कि करने की कोशिश की जा रही है। जुनेद, जहां तक एनएफसी की बात है ना, मेरे ख्याल कोई लोगों ने इसको ईमान का हिस्सा बनाया हुआ है जी कि इसमें चेंज नहीं हो सकती है, इसमें चेंज का ये मतलब है। कभी आपने सुना है एनएफसी पे तो बहुत ज्यादा लोग चीख रहे होते हैं, कभी आपने सुना है कि इस इशू पे बात हो रही हो कि जो सूबों को पैसा जाता है क्या इनकी कैपेसिटी है वो पैसा खर्च करने की, ये वो इस्तेमाल कर लेते हैं या नहीं कर लेते। एक हमें बलूचिस्तान से अक्सर ये बात सुनने में आती है कि जी उनके वसाइल जो है ना बाकी सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से 18वीं तरमीम आई है, बलूचिस्तान के पास जो बजट जाता है, उनका सरप्लस होता है, वो बजट को स्पेंड ही नहीं कर पाते। अब यह है कि वफाक जो है, वफाक एक ऐसा बुजुर्ग है कि जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जो आता है उसने सब में तकसीम कर देना होता है, और वो इसी तरह देखता रहता है कि यानी कि, और सारा जब भी कोई बुरी चीज हो, महंगाई हो, कोई और इस तरह का मसला हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाए, गाली जो है वो वफाक को आती है। उधर सूबे जो है वो उसमें कोई अपना यानी कि उसमें गाली में हिस्सेदार नहीं बनते। मेरे ख्याल है कि इसको रिवाइज करने की जरूरत है, कुछ बैलेंस करने की जरूरत है। हमारा अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम अदलिया की बात कर रहे हैं, कभी हम एक तरफ जो है लुढ़क जाते हैं, कभी दूसरी तरफ झुक जाते हैं, तो हमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत है, इसमें होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि वो लोग जो कि अपोजिशन में बैठे होते हैं वो बड़ी बात करते हैं, नहीं नहीं इसको ये नहीं होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल जो कि खुद वजीर खजाना रह चुके हैं, मैं एक दिन उनका पढ़ रहा था, उसने कहा जी कि मैं जब तक वजीर खजाना नहीं बना था, और अभी की बात मैं कर रहा हूँ, ये नहीं है कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम उन्होंने ये बात नहीं की, अभी कुछ महीनों की बात है, उसने कहा कि मैं जब तक वजीर खजाना नहीं बना था, मेरी भी राय एनएफसी के बारे में वही थी जो कि अवामुन नास की है या जो हमारे दानिश्वर तबके की है। मैंने जब उधर चीजें करके देखी हैं या होते देखी हैं, तो उससे मुझे पता चला है कि इसकी रिवीजन की जरूरत है। तो आप कह सकते हैं कि अब इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए कि 28वीं आईनी तरमीम आएगी और उसमें ये सब तब्दीलियां की जाएंगी? यानी अभी तो ये गवर्नमेंट खुद बता रही है, और मेरा ख्याल है कि वो अभी शायद 27वें में ही चीजें सेटल हो जाती, लेकिन चूंकि इसमें अभी कंसेंसस बिल्ड करना है, पीपल्स पार्टी की तरफ से खास तौर पे इतराज आ रहा है, तो उसी लिए तो 18वीं तरमीम आनी है। और जो जहां तक लोकल बॉडीज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इसको आइन का हिस्सा बनाना चाहिए। हम जो है सारे लोग एहतजाज कर रहे होते हैं कि इलेक्शन जो है 90 दिन में नहीं आए हुए, हालांकि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो भी आइन में उनका जिक्र है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि 90 दिन के अंदर कराने हैं, तो वो होते ही नहीं है। जो जमहूरियत के जितने भी अलबतदार हैं, उन्होंने या प्राइम मिनिस्टर बनना होता है या चीफ मिनिस्टर बनना होता है, उन्होंने नाज़म बनना नहीं होता, वो चाहते ही नहीं है कि इख्तियारात नीचे जाएं, ये आमराना जहनियत की इलामत है। तो लिहाजा उसके लिए तो जरूर ये 28वीं तरमीम में ये चीज आनी चाहिए कि एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम हो कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो 90 दिन से ज्यादा डिले ना किए जाए। तो मुनीब साहब, अब जब अपोजिशन के किरदार की बात करते हैं, उसमें सवाल उठाया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने। वो अब इन हालिया तब्दीलियों की तरफ भी इशारा हो सकता है कि अदालती फैसलों की वक़्त ही है बाकी या नहीं, चूँकि उनके पास बहुत से ऐसे अदालती अहकामात हैं जिसके नतीजे में वो अपना हक हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक सर फहरिस्त
वो पार्टी के बानी से मुलाकात करना चाहते हैं और अदालती अहकामात के बावजूद वो नहीं हो पाती। पुलिस भी उन अदालती अहकामात को खातिर में लाती नज़र नहीं आती। ये भी क्या इस सब अमल के नतीजे में हो रहा है और फिर आगे बढ़ेगी ये चीज़ के अदालती फ़ैसलों की अहमियत पर भी सवाल उठना शुरू हो जाएगा। और सुहेल आफरीदी ने सवाल उठाया, फिर उनकी बाकी पार्टी के साथ जो इस वक्त मसाइल हो रहे हैं, चंद दिन पहले ये सवाल उठ रहा था और फिर वो वाक़या जिसमें इमरान खान साहब की बहनों को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको मुलाकात का हक नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये बड़ी ही अनडिजायरेबल सूरत हाल है और सिचुएशन है जुनैद साहब। ये सबसे पहले तो जो देखिए, जो सुहेल आफरीदी साहब हैं या इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, दोनों तीनों, वो निहायत काबिल एहतराम है। उनका जो हक है वो तो अदालत ने क्रिएट कर दिया है कि वो अपने भाई से मिल सकते हैं। सुहेल आफरीदी बहैसियत वज़ीर आला अपने बानी चेयरमैन से अदालत में जेल जाके मिल सकते हैं। और अगर आप लॉजिकली देखें तो इसके अंदर कोई एक भी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, कि ना ही वो उनको कहीं कोई ले जा सकते हैं, ना ही कोई ऐसी चीज कंस्पायर कर सकते हैं। मैं आपको पूरे एतमाद से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब से होने वाली हर मुलाकात ना सिर्फ रिकॉर्ड होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेकर ट्रांसक्रिप्ट तक सब कुछ बन रहा होता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये सिलसिला हमने पिछले साल अक्टूबर में देखा, जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, कि एक नई पॉलिसी मुरतब की गई कि जब इजाजत दिल होगा तो मुलाकात हो जाया करेगी। उन लोगों की भी हो जाया करेगी जिनका नाम नहीं होगा लिस्ट के अंदर, और उन लोगों की नहीं हो पाएगी जिनका नाम लिस्ट में होगा। सो ये तो होता रहा है कि कब जब दिल होगा तो हो जाएगी मुलाकात, जब दिल होगा नहीं होगी। बट मसला ये है कि यहाँ कानूनी पोजीशन तो तहरीक इंसाफ और आफरीदी साहब की बिल्कुल मजबूत है, मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन अदालती अहकामात को फ्लाउट किया जा रहा है, वो इस बात की गमाजी करते हैं कि अदालती फैसले या दीगर चीजों की अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि ये निज़ाम बहुत ताकतवर है। इसमें इस निज़ाम के अंदर एक बरहमी का एलिमेंट भी है। इस निज़ाम के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की साथ जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह वो कशीदा हो चुके हैं, उसका अंसर भी मौजूद है। अब अगर तो सूरत हाल बेहतर हो तो फिर तो ये मसाइल हल हो पाएंगे, लेकिन अगर इसमें कशीदगी बढ़ती रही तो हम शायद कुछ सियासी कैजुअल्टीज भी देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। मुनीर फारूक साहब, उमर शीवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में मुतवक्के नई आने वाली आइन में तब्दीलियों से मुतालिक और अदलिया में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से ही हम बात करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक से, जो वज़ीर मुमलिकत बराए कानून हैं। अकील मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 2 जजेस के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्तीफ़े आए और फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी एक जज ने इस्तीफ़ा दिया। उस पर तो हुकूमत ने कहा कि ये जज सियासी हो चुके थे या उनके अज़ाइम ऐसे थे, उनके फ़ैसले ऐसे थे। अब 4 मज़ीद जजेस हैं जो पिटिशन करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हुकूमत के लिए क्या मसाइल बढ़ते नहीं जाएंगे? जो 27वीं तरमीम के ज़रिए से तब्दीली की गई हैं उसके ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल आ रहा है अदलिया के अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जजेस का इस्तीफ़ा देना उनका इस्तकाक है, उनका हक है और बिल्कुल वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। जहाँ तक इसको हुकूमत से मंसूब करना है किसी भी हवाले से, मैं समझता हूँ वो सरासर गलत है और एक गलत तासुर कायम किया जा रहा है। जो जजेस जिन्होंने पिटिशन, गालबन मेरे ख्याल से आप उस तरफ आपका इशारा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत उन्होंने कोई पिटिशन दायर करने की कोशिश की है, वो पिटिशन सरासर जो है वो गलत फोरम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स थे वो फुली अडॉप्ट हो चुके हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने उसको अडॉप्ट कर लिया है और अब जो भी फाइलिंग होनी है 184(3) के हवाले से तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही होगी। और ये बखूबी वो जज साहिबान या जो भी साइल हैं जिन्होंने दायर की है वो बखूबी जानते भी हैं और उनको पता भी है कि जब रूल्स अडॉप्ट हो जाएं, जब आईनी अदालत का क़याम हो गया तो आईनी नौयत के तमाम तर केसेस और तमाम तर मामला जो हैं आईनी अदालत ही सुनने की मजाज होगी। तो फिर भी मेरी समझ में तो ये बात नहीं आई कि क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया। मे बी ऑप्टिक्स की वजह से कि शायद वहाँ पे जानते बूझते हुए कि वहाँ पे ये एंटरटेन नहीं होगी और वहाँ पे ये फाइल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो फाइल हुई और उस पर एतराज़ लगा। और यही एतराज़, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि आईनी अदालत ही उसके सुनने की मजाज है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, तो
फाइल तो वहीं पे होनी चाहिए थी। अकील मलिक साहब, हुकूमत ये समझती थी कि आईनी अदालत की ज़रूरत है, लेकिन जजेस की ट्रांसफ़र और तैनाती के तरीक़ेकार के कवानीन में तब्दीली करके आपको नहीं लगता कि जजेस की आज़ादी को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया गया? और अगर आज से 3 बरस पहले जो हालात पैदा हुए थे पाकिस्तान में, जिसमें उस वक्त की हुकूमत ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक नहीं बेशतर ऐसे इकदाम किए थे जिनको कोई और दुरुस्त करने के अख्तियार और ताकत नहीं रखता था, और वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने ही दुरुस्त किए, उन गलत इकदाम को रिवर्स किया। अब अगर आज नहीं तो कल ऐसे ही कोई हालात पैदा होते हैं, तो अब इन कवानीन के नतीजे में पैदा होने वाले असरात की वजह से तो कोई अदालत, कोई जजेस उन गैर कानूनी इकदाम को वापस करने की कोशिश नहीं कर सकेंगे चूँकि उनकी आज़ादी महदूद नहीं हो गई क्या? नहीं, देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जजेस की आज़ादी या उनकी इंडिपेंडेंस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ है या किसी किस्म की कोई ऐसी बात है। यहाँ पे आप ये देखें कि जो इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास था, इस चीज़ को तो कम से कम अप्रिशिएट होना चाहिए कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफ़र करने के सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात थे, वो हमने इख्तियारात JCP या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने इख्तियारात सौंपे हैं, ताकि वही उनके ब्रदर जजेस जो एलिवेशन करते हैं जजेस की, जो मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं उनके खिलाफ 209 के तहत, तो वही मजाज हो इस काम के भी, उनको पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से। और वैसे भी अगर देखें तो कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि इसको जिस किस्म का तासुर कायम किया जा रहा है इस हवाले से कि शायद एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच बहुत ज़्यादा है। एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच तो अब रही नहीं इस तमाम तर मामले पे। 13 लोग हैं उस JCP में, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ जिस हाई कोर्ट से वो ट्रांसफ़र होके जाएंगे या जिस हाई कोर्ट के वो जज हैं, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होगा उस JCP का मेंबर, और उसके साथ साथ जिस हाई कोर्ट वो जा रहे होंगे तो उसका भी चीफ जस्टिस होगा। तो मैं समझता हूँ कि इन 15 लोगों की 13+2 की जो टोटल नंबर 15 बनता है, इनकी विजडम को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते या क्वेश्चन नहीं कर सकते। गो के उसमें 4 के 5 वोट अगर आप हुकूमत के खाते में डालना चाहें, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, एक MNA, एक सेनेटर, तो या एक सिविल सोसाइटी से, क्योंकि कहा जाता है कि क्योंकि वो स्पीकर नेशनल असेंबली का नॉमिनी होगा, तो इससे ज़्यादा तो वोट्स नहीं हैं हुकूमत के पास। तो ज़्यादा जो पल्ला भारी है वो तो जज साहिबान वहाँ पे बैठे हैं, वो कम से कम इतनी तादाद में हैं, उनकी विजडम को तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये चैलेंज नहीं किया जा सकता पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से या जजेस की ट्रांसफ़र के मामले के हवाले से। लेकिन ये सब तो होगा अखिल साहब, उस जज की मर्जी शामिल नहीं होगी बस। मेरे ख्याल से उनको एक राइट ऑफ हेयरिंग ज़रूर दिया गया है, और जो आप जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं कि उनकी मर्जी, मेरे ख्याल से एक हेयरिंग उनको बिल्कुल मिलेगी, ताकि दे शुड नॉट बी अनहर्ड। उनको सुनना चाहिए, उनकी वजह अगर कोई ऐसी मौजूद है तो ये सेफ गार्ड बिल्ड हमने बिल्कुल ज़रूर किया है 27वीं आईनी तरमीम के तहत, और उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर डाली गई है कि जो जज ट्रांसफ़र जिसको किया जाएगा तो उसको कम से कम एक उसकी सुनवाई होना ज़रूरी है, और अगर ऐसी कोई वैलिड रीजंस हैं या रीजनिंग है तो उसको JCP ज़रूर कंसिडर करेगी, और अगर उसको रिजेक्ट करती है तो फिर तमाम तर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं 209 के तहत वो इनिशिएट की जा सकती हैं। लगता तो ये है कि हुकूमत ने ये तब्दीली इसीलिए की कि अपनी मर्जी से किसी भी जज को कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सके। अब अगर वो जज खातून जज या मर्द जज वो राज़ी नहीं होते तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनकी किस्मत का फैसला करेगी। देखिए, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई सियासतदान तो नहीं बैठे होते। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी देखें तो ज़्यादातर तो जो तादाद है वो जज साहिबान की है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर कॉम्पोजिशन जो इन कमिटीज़ की है JCP के हवाले से और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से। तो इसमें एग्जीक्यूटिव का तो कोई अमल दखल नहीं है। एग्जीक्यूटिव का अमल दखल अगर होता तो फिर उसको उसी तरह आर्टिकल 200 के तहत ही अभाम छोड़ा जाता और उसी तरह रखा जाता कि वेदर द ट्रांसफ़र इज़ परमानेंट और टेम्पररी, या सीनियरिटी पे वो असरअंदाज होगा या नहीं होगा, और वो जितना भी प्रोगेटिव होता तो वो सदर पाकिस्तान के पास ही होता। तो इस चीज़ को देखें, कम से कम अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि हुकूमत ने जो है वो तमाम तर जो प्रोगेटिव था वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स को सौंप दिया है, और वो उन्हीं का ही काम है। वो इस तमाम तर मामले को बेहतर समझते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र और इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स। अखिल साहब, 28वीं आईनी तरमीम में हुकूमत क्या करना चाहती है और उसकी
तैयारी के लिए अब तक क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर ऐसे मामला जिससे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि आपकी जमात ने समझौता किया 27वीं आईनी तरमीम के अमल के दौरान उन मामलात पर जिनको अब 28वीं आईनी तरमीम में लाया जाएगा, लेकिन जिनकी वजह से समझौता किया उनके बगैर 28वीं आईनी तरमीम में भी वो मकासद पूरे नहीं हो सकेंगे। तो ये किस तरह से मुमकिन होगा, और क्या सबसे बड़ी तब्दीलियां करना चाहती है हुकूमत मजीद 28वीं आईनी तरमीम के जरिए से? देखिए, एक तो इत्तेहादियों की हुकूमत है, कोalition गवर्नमेंट है, और ऑफ कोर्स किसी एक पार्टी के पास इतनी तादाद में 2/3 अक्सरियत के नंबर मौजूद नहीं है कि वो अपने तहीं या खुद अपने मेंबरान के साथ ही सिर्फ वो किसी भी आईनी तरमीम को आगे ला सके। एक पॉलिटिकल कंसेंसस और एक ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ऑन पब्लिक जो बेनिफिट की चीज़ें हैं, बिलखुसूस जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया और 12 दफ़ा मैंने पहले भी इस पर जिक्र किया कि कम से कम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के हवाले से हो, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से हो, एनएफसी के हवाले से हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉपुलेशन या दीगर जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, कम से कम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, एक बातचीत जो है उसका आगाज़ हुआ है। उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप किया जाए, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया जाए, उसके बाद ही उसमें पेशरफ्त हो सकती है। इसमें जितना भी वक्त दरकार होगा, हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर इस्लाहात की जाएं, और जिधर ज़रूरत महसूस हुई कि आगे बढ़ा जा सकता है इस तमाम तर मामले के हवाले से और कंसेंसस डेवलप हो गया है, तो तब फिर आईनी तरमीम ले आएंगे। लेकिन फिलवक़्त कोई टाइमलाइन या कोई ऐसी चीज़ इस हवाले से बिलखुसूस के उसके कॉन्टूर्स क्या होंगे, ब्रॉड कॉन्टूर्स तो मैंने आपको बता दी कि तमाम तर चीज़ें जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं ये डिस्कस हो सकती हैं, और ये काम सियासी जमातों का है कि सियासी जमातों ने अवाम के मफाद के लिए जो इक़दामात उठाने हैं, चाहे वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उस हवाले से, या सूबों की खुद मुख्तारी और सूबों की मजबूती के साथ साथ वफाक को भी मजबूत करने के हवाले से क्या इकदामात और क्या बैलेंसिंग एक्ट साहब जो आप फरमा रहे हैं कि ये तमाम कॉन्वर्सेशन, आप जो फरमा रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, उस कॉन्वर्सेशन में वो सब चीज़ें शामिल हैं या वो मौजू भी शामिल है जिस पर आपकी जमात की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो तब्दीली कभी भी नहीं हो सकती? देखिए, ये भी तासुर बहुत गलत दिया जाता है कि शायद हुकूमत कोई 18वीं तरमीम का रोल बैक चाहती है। कोई कतन इस किस्म की बात नहीं है, ना कोई 18वीं तरमीम का रोल बैक चाहता है। हाँ, कॉन्वर्सेशंस, देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी होता है। एक बैलेंसिंग एक्ट इस हवाले से, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि सूबों की खुद मुख्तारी और सूबों की मजबूती जो है वो बिल्कुल हमें मुकद्दम है और हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको वफाक को भी मजबूत करना है और वफाक को भी स्ट्रेंथन करना है। जहाँ तक आपने बात की हमारे इत्तेहादियों की, तो ये एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, विलिंगनेस बिल्कुल शो की गई है इस तमाम तर हवाले से। मुख्तलिफ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देख लें तो उस पर उन्होंने कहा है कि विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, जो सर्कमस्टांसेस होंगे, वो उनके सामने रखी जाएं, दोनों साइड्स बैठें, तमाम सियासी जमातें बैठें और वो उसको देखें, और फिर एक डिस्कोर्स जो है, डिस्कशन जो है, उसका आगाज हो, ताकि उसको एक वाज़ेह तौर पे देखा जाए कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। तो अकील साहब, 28वीं आईनी तरमीम के लिए जो काम हो रहा है उसमें नए सूबों से मुतालिक भी क्या कोशिशें जारी हैं, चूँकि आपकी एक इत्तेहादी जमात MQM की तरफ से इससे मुतालिक तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है कराची से? देखिए, इत्तेहादियों की अपनी भी प्रेफरेंसेस हैं। मैं समझता हूँ ओवरऑल जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, या ओवरऑल जो एक आपको मजीद फाल करना है अपने सूबों में लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को, और बेहतर जो मैनेजमेंट है चीज़ों की, उस हवाले से जिस तरह आगे बढ़ना है, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। एंड लाइक आई सेड, कोalition गवर्नमेंट है, इत्तेहादियों की हुकूमत है। जब तक इत्तेहादी राजी नहीं होंगे, और इसमें तमाम तर इत्तेहादी हैं, ना सिर्फ कोई बड़ा इत्तेहादी बल्कि छोटे से छोटा इत्तेहादी भी उतनी ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये नंबर्स गेम पे है, और 2/3 अक्सरियत तमाम इत्तेहादी जमातें जिन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में हमारा साथ दिया, उनकी सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन है। इत्तेहादियों का तो हम इत्तेहादियों से ज़रूर पूछ लेंगे। अकील साहब, आपकी हुकूमत का आपसे पूछ लेते हैं, हुकूमत चाहती है कि नए सूबे बने? देखें, अब इस पे तो मैं आपको कोई क्लैरिटी के साथ यस या नो में आंसर नहीं दे सकता। आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई
गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए मज़ीद जो गवर्नेंस मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद बेहतर करने के लिए जो भी बेहतर इक़दाम उठाने पड़े हुकूमत बिल्कुल उनको उठाएगी। 13 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर MQM का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी तरफ से जो मुतालबा है बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक, उस पर कहा कि ज़रूर पेशरफ्त करेंगे और काम करेंगे। जिस वक्त वो ये कह रहे थे उसी दौरान भी और अब भी जिस सूबा पंजाब में उनकी जमात की हुकूमत है, वहाँ कौन सा बल्दियाती निज़ाम इस वक्त नाफिज है, वहाँ कौन से बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, कौन है लाहौर का मेयर, कौन है लाहौर के काउंसलर्स, वहाँ पर तो अमल दरामद कर नहीं रही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। आप दुरुस्त कह रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल ये बात की और मैं क्योंकि कमेटीज़ का भी मेंबर था, जो जॉइंट कमेटी थी हमारी सेनेट की और नेशनल असम्बली की, इस तमाम तर मामले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, उस पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमने उस वक्त भी उनका साथ दिया। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल इस चीज़ का एतराफ़ किया और उनकी सपोर्ट जो हमारे साथ थी, बिल्कुल हमने उनको कहा कि हम आपके साथ हैं। और इस हवाले से आई थिंक इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट जो बल्दियाती निज़ाम और बिलखुसूस जो तरसील है हमारी जो एक स्ट्रेंथन करना है पूरे इस लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, उसके लिए इख्तियारात की तरसील जो है वो नेशनल लेवल तक जाना ज़रूरी है। तो इसी हवाले से हमारी ये कोशिश होगी कि कंसेंसस डेवलप किया जाए। और जहाँ तक आपने हमारी अपनी जमात की बात की, बिल्कुल एक मसवदा तैयार है, एक कानून तैयार है। उस हवाले से जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर मामलात है, कानून साजी की वजह से और बैक एंड फोर्थ, क्योंकि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स इस तरह के थे कि वो दोबारा जो है डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी इनिशिएट करना पड़ा। तो अब जो भी है वो जल्द हो जाएंगे। और हमने 2015 में भी बल्दियाती इंतखाबात करवाए थे और आपको याद होगा आफ्टर हिस्ट्री ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब भी 28वीं आईनी तरमीम है जिसके लिए आप कह रहे हैं आप और आपकी टीम काम कर रही है, उसकी कोई डेडलाइन है कि उससे पहले उसको पार्लियामेंट में लाना है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको ये कह सकता हूं कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। तरमीम पे तो बाकायदा तब काम शुरू होता है जब आपको किसी ना किसी तरफ से नॉड मिलता है, इत्तेहादी राजी होते हैं कि ये कॉन्टोर्स हैं, तो इस पे हम जो है आपके साथ हमारा जहन जो है आपके साथ मिलता है या इस चीज़ पे हम आपको वोट दे सकते हैं। 27वीं आईनी तरमीम पे भी आपने देखा कि कई चीज़ें हुकूमत की तरफ से सजेस्ट की गई, लेकिन उसमें आखिरकार 3 से 4 चीज़ें थीं जो उसमें से निकली और बाकी जो 3-4 चीज़ें थीं वो उसमें इंक्लूड नहीं हो सकी। इसी हवाले से कोई डेडलाइन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो अवाम के मफाद के हवाले से जो तरमीम में चीज़ें हैं वो बिल्कुल उसमें इंक्लूड हों और उनको जल्द अज जल्द कर लिया जाए। तो बजट से पहले ही लाना चाहती है हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम? देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका लिंक टू सर्टेन एक्सटेंट तो ज़रूर है। जो मैंने अभी आपको उसके कॉन्टूर्स बयान किए, कोशिश होगी जब तक, अगेन मैं ये कहूँगा कि जब तक आपका कंसेंसस नहीं बन सकता, जब तक एक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक कोई भी आईनी तरमीम या किसी भी किस्म की आईनी तरमीम लाना वो पॉसिबल नहीं होगा। और एक वोट मैटर करता है और हमारे इत्तेहादियों के वोटों के बगैर हम कोई आईनी तरमीम नहीं लेके आ सकते। बैरिस्टर अकील मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम जारी, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नकाती गाजा अमन मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर होने के बाद गाजा में अमन की मुकम्मल वापसी की उम्मीद की जा रही थी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते रहे हैं। मगर दूसरी तरफ इसराइल अपने जारहाना अज़ाइम को मज़ीद आगे बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा और गाजा में ट्रंप के सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। कल एक बड़ी कार्रवाई में इजरायली फोर्सेस ने कम से कम 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और 77 अफराद को ज़ख्मी किया, जबकि आज कम से कम 5 मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। साथ ही अल जज़ीरा के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने गाजा में सीज़ फायर लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, उसकी हदबंदी फिर तब्दील कर दी है और टैंकों समेत गाजा शहर के मशरकी हिस्से में तकरीबन 300 मीटर तक आगे बढ़ गई हैं। हमास ने इजरायली हमलों को ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है और हमलों की मजम्मत करते हुए अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो अपने वादों का एहतराम करे और फौरी तौर पर इसराइल पर दबाव डाले कि इसकी फोर्सेस सीज़ फायर मुआहदे पर अमल करें और गाजा में हमले रोकें। मगर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि हमास खुद जंगबंदी तोड़ने और गैर मुसल्लह होने के अपने वादे पर अमल ना करने की कोशिश कर रही है और ये हरबे नाकाम होंगे।
इसके अलावा फ़लस्तीनी महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक 10 अक्टूबर को सीज़ फायर मुआहदे के नफाज के बाद से अब तक गाज़ा में इसराइली फोर्सेस ने 300 से ज़्यादा अफराद को शहीद कर दिया है, जिनमें से तकरीबन आधे एक ही दिन में शहीद किए गए। जबकि गुज़श्ता हफ्ते इसराइली फोर्सेस ने अपनी फोर्सेस पर हमले का जवाब करार देते हुए गाज़ा में हमले किए थे। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक 10 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइल ने तकरीबन 400 खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जिनमें शहादतों के अलावा 650 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। कतर की जानिब से गाज़ा में सीज़ फायर के बावजूद हालिया इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। कतरी दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक कतर गाज़ा में इसराइली हमले जिनके नतीजे में शहादतें हुई हैं और लोग ज़ख्मी हुए हैं, इसे ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी समझता है। इससे गाज़ा में जंग बंदी मुआहदे को कमज़ोर करने का ख़तरा पैदा हो गया है। इसके अलावा आज बच्चों का आलमी दिन है और गाज़ा में होने वाली तकरीबन 70,000 मजमूई शहादतों में से 20,000 से ज़्यादा शहादतें बच्चों की हैं और तकरीबन 28,000 बच्चे इस जारियत के दौरान ज़ख्मी हुए हैं। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जारियत के नतीजे में गाज़ा में तकरीबन 57,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। ये बच्चे दोनों वालिदैन में से एक या फिर दोनों ही से महरूम हो गए। जबकि इस दौरान इसराइली फोर्सेस मगरबी किनारे में भी बच्चों को निशाना बनाती रही हैं। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीमों ने अपने मुश्तरका बयान में इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल पर अपनी जेलों में कैद फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ फ़िज़िकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑपरेशंस कर रहा है। मगरबी किनारे में गाज़ा जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1630 से ज़्यादा बच्चों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तकरीबन 350 बच्चे, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं, इस वक्त भी इसराइली जेलों में कैद हैं और इनमें से 90 से ज़्यादा बच्चों को बग़ैर किसी इल्ज़ाम के इंतज़ामी हिरासत में रखा गया है। फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीमों के मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली जेलों में कैद बच्चे तशद्दुद, भूख, तिब्बी जराइम, मुनज़्ज़म लूटमार और महरूमी का सामना कर रहे हैं। इसराइल इन बच्चों को ऐसे बच्चे समझने के बजाय जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ और ख़याल रखने की ज़रूरत है, उन्हें सिक्योरिटी ख़तरा समझकर इनसे बर्ताव करता है। अलमिया ये है कि बच्चों और ख़वातीन समेत फ़लस्तीनी शहरियों पर गुज़श्ता 2 साल से इसराइल मज़ालिम ढाए चले जा रहा है और अब तो ख़ुद इसराइल के हिमायती ममालिक भी इस जारियत की मजम्मत करते हैं, मगर किसी ने भी इसराइल को लगाम नहीं डाली और अब भी सीज़ फायर के बावजूद इसराइल गाज़ा में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। साथ ही साथ इसराइल लबनान के साथ सीज़ फायर मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की एक हालिया कार्रवाई में लबनान के सबसे बड़े फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर 2 मिसाइल दागे गए, जिससे कम से कम 13 अफराद शहीद हो गए। लबनान में एक और मकाम पर ड्रोन हमले से एक शख्स शहीद हो गया। जबकि कल इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लबनान के कई देहात में एयर स्ट्राइक्स की हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के इन हमलों की शदीद मजम्मत की है और इसे लबनान की खुद मुख्तारी और सीज़ फायर मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। हिज़्बुल्लाह के बयान के मुताबिक लबनानी रियासत के सतूनों को ये समझना चाहिए कि दुश्मन के सामने किसी तरह की कमज़ोरी दिखाने से वो और भी ज़्यादा सफ़ाक और बेरहम हो जाएगा। लबनानी रियासत को इस हमले का मजबूत रद्द-ए-अमल देना चाहिए, मगर सिर्फ सीन और लबनान ही नहीं बल्कि शाम पर भी इसराइल अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। कल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपनी काबीना के अरकान, फ़ौजी और सिक्योरिटी हुकाम के साथ शाम में गैर कानूनी तौर पर कायम इसराइली बफर जोन का दौरा किया और वहाँ तैनात इसराइली फ़ौजियों से मुलाकात की। तमाम शामी हुकूमत ने नेतन्याहू के इस दौरे की मजम्मत की है और कहा है कि नेतन्याहू का दौरा शाम की खुद मुख्तारी और वहादत की ख़तरनाक खिलाफ वर्जी है और ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए ज़बरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और यह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों से भी मुतसादिम है। इसके अलावा उर्दन ने भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के शाम के दौरे की मजम्मत की है और इसे शाम की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल के आखिर में बशर अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इसराइल ने शाम की गोलान हाइट्स पर अपना कब्ज़ा बढ़ा लिया था और 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शाम में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी वाले गैर अस्करी इलाके या बफर जोन पर भी कब्ज़ा कर लिया था। इस सारी सूरत हाल पर अल जज़ीरा में शाया आर्टिकल में तज्जिया किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अब अमन कायम हो गया है, लेकिन जहाँ तक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ताल्लुक है तो ख़ित्ते में इसराइली जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।